चलिए शुरू करें। अब मुझे लास्ट क्लास बता दो, अपने कहाँ तक पहुंचे थे। मीजोसोम्स चल रहे थे ना? ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं। तो हम दो सेल्स का डिफरेंस पढ़ रहे थे। एक तो हमने कहा था कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा हमने बोला था यूकैरियोटिक सेल। और हम कह रहे थे कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बेसिक डिफरेंसेस की बात चल रही थी। तो डिफरेंसेस में हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो ट्रू टाइप का नहीं होता, प्रिमिटिव टाइप का होता है, जिसमें कि उसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर है। सर्कुलर डीएनए वो है जिसके एंड्स फ्री नहीं होते। लास्ट लेक्चर में बात हुई थी हमारी, थर्ड और फिफ्थ एंड अगर फ्री होते हैं तो डीएनए लीनियर है, और अगर एंड्स फ्री नहीं है तो डीएनए कैसा है? सर्कुलर है। सही है बात या नहीं? और साथ ही साथ वो डीएनए हिस्टोन से पैक्ड नहीं है। हिस्टोन से पैक्ड ना होने की वजह से हमने उसको नेकेड भी बोला। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि इस डीएनए को, जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोइड जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। सही है बात या नहीं? यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो लीनियर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, हिस्टोन से पैक होता है, और इसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट रहता है। और न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि ट्रू टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहां तक बातें डिस्कस करने के बाद हमने कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, कौन सी सेल्स, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। हम कहेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज इसमें क्या रहते हैं? एब्सेंट। और इधर हम बताएंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। सही है। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज की बात आती है तो हमने उसमें अलग अलग एग्जांपल लिए थे। ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, है ना, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब सबसे पहले वही लिखा है मैंने, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज। सही है बात या नहीं? ये सब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है? और इधर ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होती। सही है बात या नहीं? लेकिन फिर भी हमने कहा कि एक प्रोकैरियोटिक सेल वो सारे काम कर सकती है जो कि एक यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल करते हैं। जैसे ईआर, गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन अगर देखें तो सिक्रीशन होता है, सिंथेसिस ऑफ द मटेरियल्स एंड द सिक्रीशन है। तो आप बताइए वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी चलता है। लास्ट लेक्चर में ये बातें मैं बता चुका हूँ, बस मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ ताकि टॉपिक के साथ जुड़ जाए आप। ठीक है। और जिनका आज पहला लेक्चर है, कितने बच्चे हैं हाथ उठाएंगे? फर्स्ट लेक्चर है जिनका, हाँ ठीक है, तो उनके लिए बैकअप क्लास रख लूंगा मैं एक दिन। ठीक है ना, किसी भी दिन जब फ्री होऊंगा तो बैकअप क्लास रख लेंगे आपके लिए। हमने कहा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए जब भी हम बात करेंगे तो हम बाय डिफॉल्ट बात किसकी करेंगे? बैक्टीरिया की। किसकी बात करेंगे? बैक्टीरिया की। सही है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी अपनी एनसीईआरटी साथ में रखेंगे, और जो आज पहला दिन है जिनका, उनको ये पता होना चाहिए कि क्लास में आते टाइम उनको साथ में लेकर आनी है एनसीईआरटी। बिना एनसीईआरटी के नहीं आना है आपको क्लास में। ठीक है, सबको 11th क्लास की एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक अभी कौन सी क्लास का चल रहा है? 11th का। तो आप बताइए कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जब भी बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट बात किसके बारे में होती है? बैक्टीरिया के बारे में। और हमने कहा था कि प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया पर क्या पाई जाती है? सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर की तरफ हम बताते हैं कि प्रेजेंट होती है कौन? सेल मेम्ब्रेन। सही है। तो ये जो व्हाइट कलर में बनाई है ये क्या है? सेल। और दोनों के बीच में स्पेस पेरी प्लाज्मिक स्पेस। लास्ट लेक्चर में यहाँ एक बच्चे ने गलत बोल दिया था, इंटरसेलुलर स्पेस बोला था, तो मैंने कहा था इंटरसेलुलर स्पेस दो सेल्स के बीच का स्पेस होता है। सही है। और वॉल और मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरी प्लाज्मिक स्पेस। सही है। अंदर ये जो लिक्विड है इसका नाम क्या है? सही है। हमने कहा कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल तो नहीं है, ये बात तो ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल तो नहीं है, ये बात तो ठीक है। लेकिन इसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो हम कहते हैं कि भाई इन्वेजिनेशंस होते हैं, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ क्या हो जाती है? इन्वेजिनेट। और इन्वेजिनेशन तीन शेप के बनते हैं। फर्स्ट शेप कौन सी है? वेसाइकल। सेकंड शेप कौन सी है? टिब्यूल। और थर्ड कौन सी है? सही है।
और हमने ये भी कहा था कि जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है वो किसी एक मीजोसोम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए किसी एक के साथ जुड़ा हुआ, मतलब ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड तो नहीं है, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये याद नहीं करना कि सेल के साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोटिंग है। आप बताइए कि होता तो फ्री है साइटोप्लाज्म में, लेकिन एक जगह पे फिक्स है, कहां पर, किसी मीजोसोम पर। इसलिए हमने फंक्शंस जो पढ़े थे ना बच्चे, किसके, मीजोसोम्स के, तो उसमें वो सारे फंक्शन बताए थे जो हमने सेल मेम्ब्रेन के बोले। हमने कहा कि मेम्ब्रेन जो होती है वो वॉल को बनाती है, तो बताओ मीजोसोम भी वॉल को बनाते हैं, क्योंकि मीजोसोम मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन है। सही है। दूसरी बात हमने कहा कि जो डीएनए है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने कहा कि डीएनए का रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीएनए इनटू डॉटर सेल्स बाइनरी फ्यूजन के टाइम पर, वो भी कौन करवाता है, मीजोसोम्स। सही है बात या नहीं, ये दूसरी बात थी। तीसरा हमने बोला कि मटेरियल्स अगर सेल से बाहर निकालने हो, अगर तो यूजफुल मटेरियल बाहर जाते हैं तो उसको सिक्रीशन कहते हैं, और अगर वेस्ट बाहर जाता है तो एक्सक्रीशन। ये भी कौन करवाता है, मीजो। आपको लोगों को याद है लास्ट लेक्चर शनिवार को था मेरा, ये बातें मैं बोल के गया हूं आपको सारी, और बहुत बढ़िया से बता के गया था, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। अभी सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं ताकि बच्चा टॉपिक के साथ जुड़ जाए। और जिनका पहला दिन है उनको अभी के लिए थोड़ा दुखी होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं गुरुजी क्या बोल रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, बिल्कुल मैं बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। जैसे नया टॉपिक यहाँ से हम शुरू करेंगे आज, आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जिसका फर्स्ट डे है उसको थोड़ा सा ये लगेगा कि अभी पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, अरे हाँ ना तो बोलो भाई, हाँ बोलो। अभी तो पहली बार देखा है वो, एक तो गुरु जी टीचर और ऊपर से सरदार, तो अभी तो पहले तो बॉडी लैंग्वेज ही देख रहे हैं गुरु जी का कैसा है, कैसा बोलते हैं, हंसते खेलते नहीं है। सही है बात या नहीं, हाँ तो वो दिमाग में डाल लीजिए बच्चे आप कि हंसना खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मेरा सब्जेक्ट समझ में आ जाए जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन हंसने खेलने, शेरो शायरी से या नाचने कूदने से नहीं होते, ये बात दिमाग में रखिएगा आप। ठीक है, नीट का एग्जाम इतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन के लिए मारामारी है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा रहती है। तो कंपटीशन ज्यादा है, और उस कंपटीशन को जीतता वही है जो अपनी पढ़ाई को लेकर ईमानदार रहता है। और ईमानदारी कैसे फील होगी, जब टीचर आपका ईमानदार आपके लिए होगा तो बच्चा अपने आप ही हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है बात या नहीं, भाई 2 दिन गद्दारी करोगे अपने काम से, 4 दिन करोगे, एक दिन तो शर्म आएगी ना कि सर इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं और हम नहीं पढ़ रहे, तो थोड़े दिनों में अपने आप ही शुरुआत कर लोगे आप। नहीं समझ रहे आप मेरी बात, यस और नो। हाँ, किसी को सुधारने के लिए कभी भी ये नहीं होता कि आप उसको मारना पीटना शुरू कर दो। किसी को सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि उससे अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दो। हाँ, तो एक दिन उसको खुद ही शर्म आ जाती है कि यार मैं ही बुरा हूं, बाकी सब ठीक है, तो वो फिर अपने आप ही अच्छी हरकतें करने लग जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, तो उसी फ्लो में चल रहा हूँ। ये बातें मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 198 खोलेंगे, 128 सॉरी, 128 खोलेंगे, और जिनके पास एनसीईआरटी नया एडिशन है, कितने बच्चे जिनके पास नया एडिशन है ना, तो उसमें 90 नंबर पेज था एनसीईआरटी का, है ना। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन एक टॉपिक था। सही है, 8.4.1 प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए लास्ट पैराग्राफ था, और हमने इसको बहुत बढ़िया से पढ़ा था कि स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीजोसोम which form by extension of the plasma membrane into cytoplasm। फिर बोल्ड करके नीचे उसने शेप्स लिखी हैं तीनों की, कौन कौन सी, देखो ये वेसाइकल शेप ऐसी होती है, टिब्यूलर शेप ऐसी होती है, और लेमिलर शेप ऐसी होती है। सही है बात या नहीं, हाइलाइटर यूज नहीं करना है क्लास में बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ पूरी एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप कुछ लाइनों को हाईलाइट करके ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, हर लाइन एनसीईआरटी की आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप हाईलाइट करके ये चीजें नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, क्योंकि मेरी ऐसी सोच ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हर लाइन बच्चे को पता होनी चाहिए, हर वर्ड बच्चे को पता होना चाहिए। तो वेसाइकल, टिब्यूल्स और लेमिला, ये तीनों शेप दिख रहे हैं। अब बताओ ये वो सारे काम करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल बनवाती है, बोलो मीजोसोम भी बनवाते हैं। मीजोसोम के साथ जुड़ा हुआ कौन है, तो बताइए कि डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, ये डीएनए जो है इसका रेप्लिकेशन करवाने में हेल्प कौन करता है, मीजोसोम। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आपके सामने है, वेसाइकल, टिब्यूल, लेमिलर, ये सारी शेप है क्या, मीजोसोम। सही है बात या नहीं, तो ये क्या करते हैं, आप बताएंगे डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, और रेप्लिकेशन के साथ ही रेप्लिकेटेड डीएनए को डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ
कोई भी मटेरियल अगर सेल से बाहर जाएगा तो बताइए वो सेल मेम्ब्रेन को जरूर क्रॉस करेगा। और अगर सेल मेम्ब्रेन से बाहर जा रहा है और अगर वो यूजफुल मटेरियल है तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे। और अगर वेस्ट जाएगा तो अभी किसकी बात हो रही है। और सिक्रीशन का मतलब होता है सेलुलर मटेरियल्स का सेल से। अगर वो यूजफुल मटेरियल है तो नाम क्या होगा, क्या नाम होगा। तो यहां बताइए कि सिक्रीशन कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन। सिक्रीशन कौन कर रहा है, और मीजोसोम किसके मॉडिफिकेशन है। तो बताइए जब सेल मेम्ब्रेन सिक्रीशन कर रहा है तो मीजोसोम तो अपने आप ही कर रहा है ना फिर, हाँ या ना, यस और नो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, शाबाश शाबाश शाबाश, आप बताइए साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बताएंगे, आप बताइए कि रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। क्या क्या बोलेंगे, एक तो होता है एरोबिक और एक होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। आप बताइए एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत किसके लिए पड़ती है। तो आप बताइए एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए। क्या माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकती हैं। आज के बाद यस सर बोल रहे हैं आपको, क्योंकि मैंने शुरुआत ही यहीं से करी थी कि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये वो सारे फंक्शन कर पाते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स करवाते हैं। तो क्या यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन के चांसेस हैं। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया साइट किसका है। एग्जैक्टली आप एनसीईआरटी पेज नंबर 231 खोलिए थोड़ा जल्दी से, 231 या 230 से शुरू कर लीजिए। 230 है ना, 230 पे ना फर्मेंटेशन लिखा है इन्होंने, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, नीचे फ्लो चार्ट है और फ्लो चार्ट के नीचे क्या लिखा उन्होंने, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और 231 पे क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। सही है बात या नहीं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में नीचे हेडिंग देखो क्या है 14.4.1 में, इसे क्रैब साइकिल कहते हैं, क्रैब साइकिल कहते हैं, क्रैब साइकिल। पेज पलटो, क्रैब साइकिल का डायग्राम भी दिखेगा आपको ऊपर। सही है। और फिर 233 पे क्या है, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहां होता है बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। कहां होता है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो बताइए कि यहां माइटोकॉन्ड्रिया है तो क्या यहां ईटीएस हो सकता है, बोलो हाँ। वो ईटीएस कहां चलता है, कहां चलता है, मतलब जो ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में चलेगा वो यहां कहां चलेगा, कहां चलेगा। और बताओ कि मीजोसोम किसका मॉडिफिकेशन है। तो सेल मेम्ब्रेन में अगर ईटीएस चलता है तो मीजोसोम्स में भी ईटीएस चलता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो। तो बताइए जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का है एरोबिक रेस्पिरेशन का किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का है कौन सी सेल्स में, वो काम प्रोकैरियोट में कौन करता है। आपको मिल जाएगा पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2014-15 के अंदर आया हुआ है कि विच वन प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, विच वन इज एनालॉग टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो आपका आंसर होगा मीजोसोम, क्योंकि ऑप्शन में मीजोसोम ही थे, सेल मेम्ब्रेन था ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। अब बताओ यहां एरोबिक रेस्पिरेशन कौन करवा रहा है और इधर कौन करवा रहा है, और सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन कौन है। तो क्या मीजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया सेम स्ट्रक्चर है, तो क्या दोनों का काम एक जैसा ही है, तो बोलो एनालोगस। डिफरेंट स्ट्रक्चर फंक्शन सेम, क्या बोलेंगे, डिफरेंट फंक्शन। तो क्या नाम हो गया, तो बताइए मीजोसोम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के क्या है। हाँ नीट का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा, एआईपीएमटी 2014-15 में था ये। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो। अच्छे से बढ़ूं आगे मैं, एक बात और समझिएगा, एक तो मैं कहूं कि सेल मेम्ब्रेन यूं है और एक मैं कहूं कि सेल मेम्ब्रेन यूं है, तो बताओ दोनों में से सरफेस एरिया ज्यादा किसका है। तो आप बताओ अगर मीजोसोम बनते हैं तो मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया, एग्जैक्टली इसका मतलब मेम्ब्रेन फंक्शनिंग भी बढ़ जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं।
तो आप शुरू करिए पेज नंबर 128 से, अगर आपके पास नया एडिशन है तो 90 से। लास्ट की लाइन है, दे हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। वही टिब्यूल मीजोसोम के बारे में लिखा है ना उन्होंने, टिब्यूल वेसाइकल और लेमिला। उसके बाद क्या लिखना शुरू करती है एनसीईआरटी, दे हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। बोलो सेल वॉल फॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन का काम है, और मेम्ब्रेन ही मीजोसोम है मॉडिफाई होके, तो मीजोसोम भी बोलो सेल वॉल बनवाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इनटू डॉटर सेल्स। लास्ट लेक्चर में यहां डायग्राम बना के समझाया था मैंने नीचे, सही है बात या नहीं? यस और नो? फिर आगे क्या लिख रहा है, दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। ये तो नीट का क्वेश्चन है, बताया मैंने आपको, एआईपीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है 2014-15 के अंदर की मीजोसोम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के रेस्पिरेशन वाला काम कर लेते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन वाला। इधर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, ईटीएस। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। और यहां वो कहां होता है, सेल मेम्ब्रेन में। और सेल मेम्ब्रेन ही क्या है, मीजोसोम। सही है बात या नहीं? आगे बढ़िए। सिक्रेशन, सिक्रेशन का मतलब है मटेरियल का सेल से कहां जाना, तो बाहर जाओगे तो किसको क्रॉस करोगे, और सेल मेम्ब्रेन ही तो मॉडिफाई होके क्या बने हैं, तो बोलो सिक्रेशन भी करते हैं मीजोसोम। आगे बढ़ेंगे। एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी क्या करते हैं, आप समझ के देखो कि सीधी मेम्ब्रेन हो और एक इसमें क्या बन जाए, फोल्डिंग्स। यस और नो? तो ज्यादा एरिया किसका होगा, तो सिंपल बात है कि मीजोसोम जो है वेसाइकल ट्यूब्यूल और लेमिला बन रहे हैं, तो यहां पर इनमें फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, तो फोल्डिंग होने का मतलब क्या हो गया, सरफेस एरिया ज्यादा है। सही है बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। देखो जब आप प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हो ना, तो प्रोकैरियोट्स में आपको 4 ऑर्गेनिज्म याद करने हैं जो हमारे सिलेबस में है। बोलो, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ये हमारे सिलेबस में है। मतलब प्रोकैरियोट्स में टोटल ऑर्गेनिज्म 7 होते हैं, रिकेट्स भी आते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स भी आते हैं, लेकिन उनको पढ़ाया नहीं गया। हमारे सिलेबस में बेसिकली हैं कितने, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोकैरियोट्स में या मोनेरा किंगडम में केवल 4 ही आते हैं। लास्ट लेक्चर में बताया था कि टोटल किंगडम कितने हैं। पहला किंगडम का नाम बताओ, दूसरा, तीसरा, चौथा। बेटा आप बताइए क्या नाम है। हाँ तो एनिमेलिया, फिर कैसे बोल रहे हैं आप, लिपसिंग करना इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि भीड़ में मैं ठीक बोल रहा हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ओरिएंटेशन वाले दिन खान सर ने क्या बोला था कि जितनी आपकी उम्र है उनसे ज्यादा टाइम तो पढ़ाते हुए हो गया इनको, नहीं बोला था? हाँ तो मैनिपुलेट मत कर बेटा। समझ रहे हैं बात या नहीं? ये सिंपल बात समझिए, टोटल कितने ऑर्गेनिज्म है अपने पास, 5। पहला मोनेरा, दूसरा, तीसरा फंजाई, चौथा और पांचवा एग्जैक्टली। होता क्या है बच्चे, जो क्लासरूम में आप टीचर के साथ बोलते हो वही आपको याद रहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सही बातें बोलें, क्योंकि अगर आप गलत बोलेंगे तो वही आपको दिमाग में रहेगा कि मैंने क्या बोला था। समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो मेंटली स्टेबल रहिए आप, जितना ज्यादा स्टेबल रहेंगे सिलेक्शन के उतना ज्यादा नजदीक जाएंगे। क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि सिलेक्शन कभी इस बात पे टिका हुआ ही नहीं है कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, सिलेक्शन टिका हुआ है कि आपने कितने कम गलत किए। समझ रहे हैं? 180 क्वेश्चन आपको करने हैं, 720 नंबर क्वेश्चन पेपर हमारे आता है, उसमें से 150 क्वेश्चन एक बच्चे ने ठीक किए और 150 ही मैंने ठीक किए। तो दोनों के ठीक क्वेश्चन कितने हैं, 150। तो दोनों के सेम क्वेश्चन, इक्वल नंबर हैं बच्चे सही क्वेश्चन के। लेकिन अगर मैं देखूं गलत, मैंने 20 किए और सामने वाले ने 5 गलत किए, तो बताओ सिलेक्शन में ऊपर कौन जाएगा? एग्जैक्टली। तो इस बात पे सिलेक्शन नहीं टिका हुआ कि आप ठीक कितना कर रहे हो, सिलेक्शन इस बात पे टिका हुआ है कितना गलत कम कर रहे हो आप। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? और पेपर में आप देखिए, बायोलॉजी के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, पहले 90 आते थे। मैं दावे के साथ इतने सालों में कह सकता हूं कि 2010 से लेकर आज तक 60 से 65 क्वेश्चन, 60 to 60 ऐसे होते हैं जो 90% बच्चों के ठीक होते हैं। 90% बच्चों के वो क्वेश्चन ठीक होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसका मतलब बचे कितने फिर ऊपर, बोलो 25 से 30 क्वेश्चन। और वही क्वेश्चन होते हैं जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। सेम फिजिक्स के साथ भी है और केमिस्ट्री के साथ भी है, रेशो यही निकल के आता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और हमें उन्हीं क्वेश्चंस को क्या करना है, ठीक करना है। और वो कब हो पाएंगे, जब हमारा माइंड बिल्कुल स्टेबल होगा और हमने सही बातें सीखी होंगी, ऑथेंटिसिटी पे काम करेंगे हम।
ठीक है, चलिए, वरना फिर कोटा आने का फायदा ही क्या है अगर हमने ऑथेंटिसिटी पे बात ही ना करी तो आप बताइए कि टोटल ऑर्गेनिज्म कितने हैं? 5, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और अब उसमें मोनेरा में कितने हैं? 4। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 17 देखिए, थोड़ा जल्दी से हाथ चलाएंगे। 17 पे किंगडम मोनेरा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू हो रहा है ना आपका, तो इसमें एक टेबल है, टेबल का पहला किंगडम मोनेरा है। पेज पलटो, किंगडम मोनेरा की डिटेल शुरू होती है ना। अब इसमें देखो पहले नंबर पे आर्के बैक्टीरिया 19 नंबर पेज, फिर यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया दोनों। फिर पेज पलटो, प्रोटिस्टा से ठीक पहले लास्ट की लाइनों में सेकंड पैराग्राफ में माइकोप्लाज्मा। तो टोटल ऑर्गेनिज्म हमारे सिलेबस में कितने हैं? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब अगर बात आती है कि भाई इनमें से मीजोसोम किस किस में है, कौन बोलो? बैक्टीरिया में है, साइनो बैक्टीरिया में है, आर्के बैक्टीरिया में है और मीजोसोम तो सब में ही है क्योंकि सारे ही प्रोकैरियोट हैं, सारे ही। तो मीजोसोम तो सभी बनाएंगे। क्लियर है बात या नहीं? अब आप बताइए कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं न्यूट्रिशन के बेसिस पर दो टाइप के हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफ और एक होते हैं हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपना फूड, और हेटेरोट्रॉफ होते हैं जो अपना फूड खुद। सही है बात या नहीं? अब आप बताइए ऑटोट्रॉफ में भी आगे दो टाइप है, ऑटोट्रॉफ में भी आगे एक तो बोलो कौन से, फोटो ऑटोट्रॉफ जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ जो केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी से अपना फूड बनाते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ फोटो ऑटोट्रॉफ की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं कहूँ ना ऐसे बाय डिफॉल्ट अगर बोल दूं, नॉर्मल बात कर दूं कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक अपना फूड खुद बनाता है, तो बच्चे के दिमाग में क्या क्लिक करता है? हाँ, फोटोसिंथेसिस। मैंने सिंपल बात, मैंने नहीं बोला कि वो कैसे बनाता है क्या बनाता है, मैंने सिर्फ एक बात बोली है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड, बच्चा कहता है फोटोसिंथेटिक होगा, क्योंकि उसको लगता ही है। मैं बोलूँ ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल बताओ, हाँ अमीबा, हर किसी को याद है। नहीं समझ रहा मेरी बात? ऐसे ऑटोट्रॉफ को बाय डिफॉल्ट वो क्या समझता है? फोटोसिंथेटिक। लेकिन हमेशा फोटोसिंथेटिक हो ये जरूरी? लेकिन अभी हम किसको एम मानकर चल रहे हैं? फोटोसिंथेसिस को, क्योंकि आप सोच भी उसी के बारे में रहे हैं और एनसीईआरटी ने भी वैसा सोचने को कहा है। आप बताइए कि अगर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो और लेमिलर स्ट्रक्चर बनाए, बताओ इसको क्या बोलोगे? मीजोसोम। लेकिन शेप कैसी है? लेमिलर शेप है। ये शेप कैसी है मीजोसोम की? ये कैसी है? ये कैसी है? और ये कैसी है? ये भी लेमिलर। सही है बात या नहीं? तो इसको बोलोगे मीजोसोम। क्या बोलोगे? लेकिन अगर इस लेमिलर इन्वेजिनेशन में बोलो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट हो, तो बताओ बनने वाली इस स्ट्रक्चर का नाम क्रोमेटोफोर। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? इसका मतलब ये हो गया कि यहां प्लास्टिड्स ना होते हुए भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। प्लास्टिड्स ना होते हुए भी, तो बताओ फिर फोटोसिंथेसिस वाले पिगमेंट कहां प्रेजेंट होंगे? बोलो लेमिलर स्ट्रक्चर में। उस लेमिलर स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि एनसीईआरटी ने हमें क्रोमेटोफोर के लिए एक तो एग्जांपल दिया है साइनोबैक्टीरिया का और बैक्टीरिया का। बोलो बैक्टीरिया होते हैं फोटोऑटोट्रॉफ और साइनोबैक्टीरिया होते हैं फोटोऑटोट्रॉफ। आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो फोटोसिंथेसिस किस किस में होता है? लेकिन एनसीईआरटी ने बाय डिफॉल्ट हमें एग्जांपल किसका दिया है? तो पेज नंबर 129 पे नेक्स्ट लाइन पढ़ो ना, जहां अभी छोड़ा है आपने, ऊपर 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 पहले पैराग्राफ की थर्ड लाइन में छोड़ा ना आपने कि सिक्रीशन करता है, रेस्पिरेशन करता है मीजोसोम और इंक्रीज द सरफेस एरिया। उसके बाद लिखती है एनसीईआरटी कि इन सम अदर प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, एग्जांपल दिया है, ऑलवेज या ओनली नहीं बोला, लाइक साइनोबैक्टीरिया। इसका मतलब जो क्रोमेटोफोर है वो बैक्टीरिया में भी मिल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन आर्के बैक्टीरिया में और माइकोप्लाज्मा में नहीं मिलेंगे। किस किस में मिलेंगे? तो इन सम अदर प्रोकैरियोट्स लाइक साइनो देयर इज ए अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन कॉल्ड क्रोमेटोफोर विच कंटेन पिगमेंट्स। इसका मतलब हर इन्वेजिनेशन में पिगमेंट
लेकिन जिसमें होते हैं उसको क्रोमेटोफोर कहते हैं। इसका मतलब कि हर इन्वेजिनेशन में तो पिगमेंट, लेकिन जिसमें होते हैं उसको, हर इन्वेजिनेशन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, लेकिन जिसमें होते हैं उसको क्रोमेटोफोर कहते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बढ़ूं आगे में? यस और नो? बच्चा कहता है कि सर आपने प्रोकैरियोटिक सेल के साथ हमें यूकैरियोटिक सेल पढ़ाई, और यूकैरियोटिक सेल में आपने कहा कि न्यूक्लियर एनवेलप होता है। हमें समझ में आई ये बात आपकी लास्ट लेक्चर में। आपने कहा कि इसमें डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है। ये बोलना जरूरी है क्योंकि प्रोकैरियोट में सर्कुलर होता है, तो यहाँ कैसा होगा? और साथ में मेम्ब्रेन बाउंड क्या प्रेजेंट है? सही है बात या नहीं? अब मुझे बताओ कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, कौन से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो किस में प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल में। नाम क्या क्या है? ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडीज, है ना ये सब? यस और नो? क्या ये सारे जो काम कर रहे हैं, इनके काम सारे के सारे प्रोकैरियोट में भी हो रहे हैं? फिर बच्चे का अगला काउंटर क्या होता है कि अगर बिना पिग मतलब सेल ऑर्गेनल के सारे काम हो ही रहे हैं, तो सेल ऑर्गेनल बनाने की जरूरत क्या है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बोलो वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। क्या करने के लिए? अब वर्क एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करेंगे? कि बोलो भाई एक काम, बोलो ऐसे, एक काम एक पर्सन। सही है बात या नहीं? बोलो एक पर्सन 10 काम, ज्यादा एफिशिएंसी किसमें है? तो इसका मतलब ये समझ लो कि भाई एक पर्सन 10 काम। सही है बात या नहीं? और एक मैं बोलूं 10 काम 10 पर्सन, तो हर बंदे को कितने काम मिले? तो एफिशिएंसी ज्यादा हो गई ना? यस और नो? और अगर मैं बोलूं एक काम 10 बंदे, तो बोलो एफिशिएंसी और भी ज्यादा है फिर तो, और भी ज्यादा है। यस और नो? और ऐसा मैंने किसमें समझाया आपको? यूकैरियोट्स में नहीं, मल्टी सेलुलरिटी में, डिवीजन ऑफ लेबर। याद करो लास्ट लेक्चर में बात हुई थी। तो यहां क्या हो रहा है कि सेल के साइटोप्लाज्म में ही सारे फंक्शन चल रहे हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल तो कोई है नहीं, तो सारे फंक्शन कहां हो रहे हैं? आप बताओ कि भाई इधर से कोई फंक्शन यूं चल रहा था, केमिकल फंक्शन, केमिकल रिएक्शन, और इधर से दूसरी केमिकल रिएक्शन आई, तो इस जगह पे दोनों में क्या हो गया? इंटरप्शन हो गया। तो बोलो वन फंक्शन कैन बी इंटरप्ट टू अनदर। लेकिन यहां फिक्स हो गया कि भाई तेरे फंक्शन इस बाउंड्री के अंदर ही चलेंगे, तेरे फंक्शन इस बाउंड्री के, तेरे फंक्शन इस बाउंड्री के। तो बोलो एक स्ट्रक्चर के जो फंक्शन है वो दूसरी स्ट्रक्चर के फंक्शन को क्या नहीं करते? तो एफिशिएंसी। समझ रहे हैं मेरी बात? या नहीं? क्रिकेट का ग्राउंड है, आईपीएल चल रहा है अभी, हाँ या ना? तो काफी क्रेज रहता है लोगों के अंदर। तो अपने ऐसे अपने घर का आईपीएल चलाते हैं। आप सोचो एक क्रिकेट का मैदान है और उसमें 10 टीम एक साथ खेल रही है। एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? मतलब एक मैदान के अंदर टोटल कितने प्लेयर खेल रहे हैं? 110। यस और नो? 11 टीम खेल रही हैं, 11 पिच बनी हुई हैं। इसका मतलब 11 बैट्समैन खड़े हैं और 11 बॉलर हैं। एक बॉलर एक बॉल फेंकता है और सामने बैट्समैन उस बॉल को मारता है यूं करके। तो बताओ कि जो फील्डर लग रहे हैं वो कौन सी बॉल पकड़ेंगे? बोलो जो पास में दिख गई बस वही। हो गई ना खिचड़ी? यस और नो? लेकिन वहीं सोच के देखो कि उसी मैदान के अंदर अगर आप नेट लगा के 10 हिस्से कर दो, नेट लगा के 10 हिस्से कर दो, तो आप समझ जाओ कि एक हिस्सा जो है उसकी टीम उसी में खेलेगी और दूसरे को इंटरप्शन भी। तो बताओ एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम होगी? बस वही हो रहा है बच्चे, एक मैदान में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन दूसरे को क्या कर सकती है? लेकिन यहाँ क्या है, सबके मैदान अलग अलग कर दिए गए कि भाई अपने मैदान में खेलो आप। तो एफिशिएंसी। तो बोलो ये छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स हैं। क्या है? बोलो मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट। और एक मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट को ही हम एक सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। और ये लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है कि यूकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। क्या होता है? किसका? यूकैरियोट्स में किसका? क्या होता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन। एनसीईआरटी पेज नंबर 129।
अगर आपके पास नया एडिशन है तो 91 है ना। नीचे नीचे हेडिंग है 8.5। हेडिंग क्या है? यूकैरियोटिक सेल। पहली लाइन में क्या लिखा है? जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी जल्दी से, प्रणव है, नीतू है, अंकित है, कुणाल है, अनु है, आप भी एनसीईआरटी खोलेंगे साथ ही साथ। 8.5 पे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में लिखा था। यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल प्लांट एनिमल्स एंड, फिर लिखा है इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ। इसका मतलब साइटोप्लाज्म का क्या कर दिया गया है, और उसमें छोटे छोटे क्या बना दिए हैं? मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स। यस और नो? कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड। इसका मतलब एक ऑर्गेनल एक कंपार्टमेंट, और उसमें होने वाले फंक्शन किसी दूसरे कंपार्टमेंट के फंक्शंस को इंटरप्ट नहीं करेंगे। पहले परमिशन लेके आनी होती है यार चलती क्लास के अंदर। लड़की का बैग होगा भाई, कौन सी लड़की है बताओ? है कोई बैग एक्स्ट्रा यहाँ पर? दे दो बेटा। हाँ जी, क्लियर है बात आपको? यस और नो? यहां तक कोई प्रॉब्लम? बढ़े फिर आगे? यस और नो? ठीक है। तो एक तो कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात समझ लो कि प्रोकैरियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन, और इधर, और कंपार्टमेंटलाइजेशन का रिजल्ट क्या है? बोलो, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। और इससे क्या बढ़ती है? किसकी? फंक्शंस की। और फंक्शन क्या होता है सेल का? हाँ, केमिकल रिएक्शन। और ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सेल इज नोन एज, एग्जैक्टली, ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ये भी मैंने आपको बताया था, टोटल सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। बच्चा कहता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। बोलो, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म भी तो केमिकल रिएक्शन है। जिन केमिकल रिएक्शन में कुछ बनता है उनको क्या बोला जाता है? एनाबॉलिज्म। और जिनमें कुछ टूटता है और सबको मिलाकर मेटाबॉलिज्म। तो बताओ कि सेल का फंक्शन क्या? सेल का फंक्शन क्या? मेटाबॉलिज्म। सेल का फंक्शन क्या? सही है बात या नहीं? तो सेल का फंक्शन क्या? अरे बोलो। हाँ, और मेटाबॉलिज्म क्या? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म क्या? केमिकल रिएक्शंस। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें कुछ, उनको क्या बोलते हैं? हाँ, एनाबॉलिज्म। और जिनमें कुछ टूटता है और सबको मिलाकर, तो बताओ मेटाबॉलिक फंक्शन पर्टिकुलर कंपार्टमेंट्स में चलते हैं। अब यहां ना एक शब्द लिखा है मैंने। मैंने लिखा है कि भाई इसमें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या है, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या है। लेकिन आप बताइए कि जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं ना, मेम्ब्रेन लेस दोनों तरफ है। मेम्ब्रेन लेस प्रोकैरियोट में भी, और इसमें एक यूनिवर्सल आपको याद करना है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? सही है बात या नहीं? अब मैं बताता हूं सेल को एनसीईआरटी ने कैसे पढ़ाया। पेज नंबर 127 खोलो, या 89। नया एडिशन है तो 89, पुराना है तो 127। ठीक है। हेडिंग है नीचे प्रोकैरियोटिक सेल 8.4। सही है। मतलब यहां से 8.4 में जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स के हैं। पेज पलटो, पलट दिया। अब आप देखो कि 128 पे हेडिंग है 8.5.4.1। ये है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। नए एडिशन में 90 नंबर पेज है ये। इसका मतलब ये सब किसके बारे में लिखा गया है? प्रोकैरियोट्स के बारे में, क्योंकि 8.4 की ही सब हेडिंग है ये। अब इसके पहले पैराग्राफ में अगर आप देखोगे तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव लिखा हुआ मिलेगा। सेकंड पैराग्राफ में जाओगे तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, इन सब चीजों की बातें होंगी। इनके बारे में मैंने अभी कुछ भी, पूछो क्यों? क्योंकि हम प्लांट डाइवर्सिटी में जब मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे तब इन सब बातों को पढ़ेंगे। हम सिर्फ अभी बेसिक जानकारी ले रहे हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है, डिटेल नहीं कर रहे हैं। डिटेल कब करेंगे? जब मोनेरा पढ़ेंगे। फिर आप देखो पेज नंबर 129 पे आओ, फिर एक हेडिंग है 8.4.2। इसका मतलब ये प्रोकैरियोट की है यूकैरियोट की? यहां देखो एक हेडिंग है राइबोसोम्स। सही है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है 8.5,
यूकैरियोटिक सेल। अब आप पेज पलट के आओ 131 पे, 8.5.1 हेडिंग है सेल, बताओ किसकी मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट की यूकैरियोट की? है यूकैरियोट की, क्योंकि 8.5.1 8 पॉइंट और 8.5 हेडिंग क्या है? हाँ तो बताओ ये मेम्ब्रेन किसकी? यूकैरियोट्स की। पेज पलटो 132, 8.5 पॉइंट क्या है किसकी? 8.5.3 किसका? फिर उसमें पेज नंबर 133 और 134 पे 8.5.3 की सब हेडिंग्स है, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। पेज पलटो 134 पे 8.5.4 किस में होता है? 135 8.5 पॉइंट क्या किस में होते हैं? इसका मतलब यूकैरियोट्स के। पेज पलटो 8.5 पॉइंट क्या लिखा है? बच्चा कहता है राइबोसोम तो पहले भी था, लेकिन वो 8.4.2 की हेडिंग थी, और 8.4 क्या है? प्रोकैरियोट, और 8.5 क्या है? तो यहां जो राइबोसोम है वो किसके हैं, और जो पहले राइबोसोम थे वो किसके थे? तो राइबोसोम एनसीईआरटी ने कितनी बार पढ़ाए, लेकिन बाकी सारे स्ट्रक्चर एक बार। क्यों? क्योंकि ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड सिर्फ किसमें मिलते हैं? प्रोकैरियोट्स में, लेकिन राइबोसोम दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोट में भी और प्रोकैरियोट में भी और प्रोकैरियोट में भी और। तो कितनी बार पढ़ाया? एग्जैक्टली। नेक्स्ट हेडिंग देखो आप क्या है? नहीं, 8.5.7 हेडिंग का नाम क्या है? अब इसके अंदर बच्चे को क्या है, दिमाग में बात और रहती है, जब मैं ये लिखता हूं ना मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, सॉरी मेम्ब्रेन लेस, तो वो कहता है सर राइबोसोम के साथ सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल भी तो होता है जो मेम्ब्रेन लेस है। तो पेज नंबर आप देखो ना 137, नीचे हेडिंग है 8.5.9 सेंट्रोसोम एंड, लेकिन ये सब हेडिंग किसकी? 8.5 की, 8.4 की। इसका मतलब सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम से केवल यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता ही नहीं। अगर होता तो 8.4 की हेडिंग में भी मिलता। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो एक ऐसा मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलता है, और पढ़ाया भी गया, क्या नाम है? तो बताइए, आज के बाद याद करेंगे कि राइबोसोम एक यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल है। राइबोसोम एक, तो बताओ पूरा चैप्टर डिटेल किसका किया है, यूकैरियोट का या प्रोकैरियोट का? एग्जैक्टली। तो प्रोकैरियोट की डिटेल हम कहां करेंगे? बोलो, मोनेरा किंगडम में। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मेम्ब्रेन, पोरीन्स, सीलिया, सॉरी फ्लेजला, फिम्बरी, पिलाइज, ये सब पढ़ेंगे हम। कहां पर? मोनेरा किंगडम में। कहां पर? सही है बात या नहीं? अच्छे से, क्या मेरी बात को समझ पाए हैं आप अच्छे से? तो डिटेल किसकी करवाई है एनसीईआरटी ने? तो प्रोकैरियोट की डिटेल कहां करेंगे? तो क्या आपको बेसिक जानकारी है प्रोकैरियोट के बारे में? इनमें नहीं होते क्या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल? क्या उनके फंक्शन भी नहीं होते? कौन करता है? मीजोसोम। कितने टाइप के हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। डीएनए किससे जुड़ा हुआ है? और अगर लैमिला में पिगमेंट आ जाए तो क्या क्रोमेटोफोर सब में है? फिर केवल उनमें है जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। केवल उनमें है जो क्या करते हैं? सही है बात या नहीं? यस और नो? यहां तो कोई प्रॉब्लम? हाँ जी। मतलब तो उसने आपको लिखा ना लाइक साइनोबैक्टीरिया, लिखा ना? और आपने 11 12 तो पढ़ी होगी, उसमें कहते हैं कि अर्थ का पहला ऑर्गेनिज्म था साइनोबैक्टीरिया, जिसने फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू किया, है ना? तो हम बायोलॉजी के स्टूडेंट, तो उनको लगा कि यार बच्चे को पता ही होगा, इसलिए उन्होंने पिगमेंट्स लिखा। फोटोसिंथेटिक तो बच्चा बाय डिफॉल्ट समझ लेगा। तो आप ऐसा करिए कि पेज नंबर 129 के पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में जहां लिखा है ना कि विच कंटेन पिगमेंट्स, तो पिगमेंट के पहले फोटोसिंथेसिस लगा लो आप। पेज नंबर 129 का पहला पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन, विच कंटेन पिगमेंट, उसमें करो विच कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ताकि जो डाउट इस बच्चे को आया वो किसी और को भी ना आए। क्लियर है बात या नहीं?
जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं क्या उनको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? कौशिक कह रहे हैं कि यस सर। नीतू यस सर। ठीक है। दिव्यांशु यस सर। प्रणव हाँ यस सर। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, आप एक बात समझ लो बच्चे की, क्या होता है कि जितने भी फंक्शन है ना, मेटाबॉलिक फंक्शन, आप सिक्रीशन बोल दो, सेल वॉल मटेरियल का फॉर्मेशन बोल दो, आप रेस्पिरेशन बोल दो, आपका जो मन करे आप एक मेटाबॉलिक फंक्शन का नाम लो। क्या लो? मेटाबॉलिक फंक्शन। और मेटाबॉलिज्म होता क्या है बोलो? केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शन लिविंग बॉडी में बिना एंजाइम के नहीं होती। बोल ऐसे, केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिना एंजाइम के नहीं होती। तेरे पास पुराना एडिशन है नया एडिशन है? पुराना है ना, तो 152 नंबर पेज खोल एनसीईआरटी का। 152 डायनामिक स्टेज ऑफ द लिविंग लिखा हुआ है। लास्ट की 3 लाइनें पढ़ बेटा। कि लिविंग के जो फंक्शंस होते हैं ना उनको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, और उनमें काम कौन करते हैं? एंजाइम। लास्ट की 3 लाइनों का मतलब यही है। फिर पेज नंबर 154 पे आ। 154 पे हेडिंग क्या है, और उसके बाद एनसीईआरटी क्या पढ़ाती है? क्यों? क्योंकि लिविंग में जो केमिकल रिएक्शन चलती है, मेटाबॉलिज्म चलता है, वो केमिकल रिएक्शन ही होती है। तो इसका मतलब जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिनको हम मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यूकैरियोट के सारे मेटाबॉलिक फंक्शन जैसे चलते हैं वैसे ही किसमें चलते हैं? प्रोकैरियोट्स में। लेकिन प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल तो वो काम कौन करवाता है? तो इसका मतलब वो मेटाबॉलिज्म वाले सारे एंजाइम उस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है अब अच्छे से? थैंक यू तो बोला ही नहीं तूने मेरे को। हाँ चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो टाइप की सेल आपको देखो, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं अभी तो, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अब बात किसकी कर रहे हैं? अब जब हम यूकैरियोटिक सेल को डिटेल करने वाले हैं तो इसमें आगे अपने पास दो टाइप है, पता है आपको? एक तो बोलो प्लांट सेल और एक बोलो, अगर इनके मैं डिफरेंस पूछ लूं तो, हाँ सेल वॉल प्रेजेंट, और इधर सेल वॉल। वेरी गुड। ठीक है। हाँ ठीक है बेटा ठीक है, शाबाश। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, और इधर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट। अगर हो तो आप कह सकते हैं कि स्मॉल वेसाइकल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और इधर प्लास्टिड्स एब्सेंट या प्रेजेंट? एब्सेंट बोला था आपने, ऐसा नहीं करना, बोलो प्लास्टिड्स, और इधर प्लास्टिड्स। और बताओ। ठीक है। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, एक ही बात है। बोलो एक सेंट्रियोल, बोलो एक सेंट्रियोल और पेयर सेंट्रोसोम। बोलो एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं, तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एक साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है, यस और नो? बिल्कुल। तो इधर सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, और इधर सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल है। पक्का? अच्छे से। चलो एनसीईआरटी पेज नंबर 129 खोलो, एक अच्छी सी बात और बताते हैं आपको। बच्चों का अक्सर ध्यान नहीं जाता इस पे, लेकिन जाना चाहिए। करें शुरू? चलो फिर सीधे बैठो भाई, बिल्कुल सीधे। मैंने कहा ना मैं लिखवाता कुछ नहीं और पढ़ाता सब हूं। समझ रहे मेरी बात आप? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सोर्स ज्यादा नहीं होने चाहिए बच्चे के पास। जब मेरे को पता है कि एग्जाम में पेपर कहाँ से आना है, हाँ, तो फिर मैं किसी दूसरी चीज पे फोकस ही क्यों करूँ? नहीं समझ रहे आप मेरी बात? एग्जैक्टली exactly। तो हमें एनसीईआरटी हम निचोड़ देंगे, ये पक्का है। हर लाइन वर्ड हर चीज का मतलब, जो भी टॉपिक आपको पढ़ा के जाऊंगा ना, ईमानदारी से वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, और लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड निचोड़ देंगे आप। ठीक है बेटा? तो पेपर कहाँ से आना है? हाँ, मैंने कहा ना कि भाई पूरा साल चाहे मैं जितने मर्जी लिखवा दूं आपको, जितने मर्जी रजिस्टर बनवा दूं, सुंदर सुंदर डायग्राम यहाँ बना दूं,
बच्चे को फिर टाइम दूं कि भाई ये डायग्राम तू भी बना ले, तो बच्चे को एक टाइम पे लगेगा कि मास्टर को बहुत आता है, और सच बात भी है। और मेरे को ये तो फील करवाना ही नहीं कि मुझे कितना आता है, मुझे ये फील करवाना है कि एग्जाम में कितना आता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मुझे कितना आता है और मैं बच्चों को कितना बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंपटीशन थोड़ी है, कंपटीशन किसने लड़ना है एग्जैक्टली। तो मुझे कम से कम इतने सालों में पढ़ाते हुए इतना एक्सपीरियंस तो मुझे हो जाना चाहिए कि बच्चे के कितना काम का है हाल फिलहाल के लिए। नहीं समझ रहे मेरी बात? होता क्या है कि आप मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस आप कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो? 6 क्लास से। पहली बार पता चला था फिर 6 में कि प्लांट्स ऑटोट्रोफ होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन हर क्लास में जैसे जैसे लेवल बढ़ता गया तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन थोड़ी हाई होती गई, और यहां तक आते आते डिटोल हो गई। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो टॉपिक तो वही चल रहे हैं ना, सेम। नहीं समझ रहे मेरी बात? लेकिन वो धीरे धीरे उनका लेवल क्या होता जा रहा है। तो बच्चों, लाइफ इज ए गेम, और जिस लेवल पे आप होते हैं वो लेवल हमेशा टफ होता है। आप सोच के देखो, जब आप 9th क्लास में थे ना, तब आपको लगता था 9th बहुत टफ है। 8th में थे तो 8th बहुत टफ लगती थी, तो घर वाले कहते थे बेटा 8वीं तो है, अभी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आपने 8th पास करके किस में आए आप, आपको 8th आसान लगने लग गई, और टफ कौन सा लगने लग गया। और जैसे 9th पास करके किस में आए, तो 10th टफ लग रही है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 11th और 12th हम जब कर रहे थे, तो 11th 12th में 10th आसान थी। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो आप सोचो, जिस दिन आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे उस टाइम ये 11th 12th का सिलेबस आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये लाइफ का रूल है कि जिस लेवल पर आप होते हैं वो लेवल हमेशा आपको टफ लगता है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? यस और नो? तो टफनेस हमेशा बढ़ती है लेवल दर लेवल। ऐसे नहीं होता कि भाई हर लेवल पे सब कुछ पढ़ाना जरूरी होता है। ठीक है बात या नहीं? तो सर को कितना आता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कितना आता है। बताने को पता नहीं कितने ही खोल के बैठ जाए अपने, आप शुरू कर दें प्रोकैरियोट को, और शुरू से लेके एंड तक मैं 10 लेक्चर प्रोकैरियोट्स में बोलता रहूं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? यस और नो? लेकिन अपने को इतना काम का, बिल्कुल। मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूं कि मार्केट से आप रसगुल्ले गुलाब जामुन खरीद के लाइए, केवल उतना ही खाइए चाशनी जितना आपको मिठास के लिए जरूरी है, बाकी तो डब्बे में रह जाती है ना पीछे, जिसको आप फेंक देते हैं। तो जो लाइफ की मिठास के लिए जरूरी है सिर्फ उतना करिए। और आपको एक साल में कितने साल का सिलेबस पढ़ना है, और पेपर कहाँ से आना है, तो फिर रिवीजन कहाँ से करना है। हाँ, फिर लास्ट के दिनों में जब तेरा सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, मेजर टेस्ट शुरू हो जाएंगे, उस टाइम पे तो सभी मास्टरों को कॉल करना है एक एक बार, बायोलॉजी वालों को, जितने भी तेरे चहेते होंगे, और उनसे पूछना एक बार कि सर अब लास्ट टाइम में क्या करें, अब लास्ट टाइम में क्या करें। हर मास्टर का पेट आंसर होता है बेटा अब तो एनसीईआरटी पढ़ जितनी पढ़ सकता है। तो भाई फिर शुरू से पढ़ना शुरू करो ना। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो वहां तक जाते जाते और पक्का हो जाएगा बच्चे के लिए एनसीईआरटी। इसलिए मेरा पूरा फोकस इस पे होता है। तो आप देखिए, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, लेकिन बस बात यह है कि एनसीईआरटी को पढ़ना होता है। एनसीईआरटी को पढ़ना होता है मतलब समझना होता है, सिर्फ ये नहीं कि कहानी की तरह पढ़ो और निकलो। आप देखो, अब लास्ट की लाइन पढ़ते हैं, पेज नंबर 129 है, यूकैरियोटिक सेल है। इसने ना लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा कि एन यू ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है। आगे बढ़ो, प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल एंड प्लास्टिड, कि प्लांट सेल में सेल वॉल और प्लास्टिड होते हैं, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। तो इसका मतलब है दोनों सेल सेम तो नहीं है, आइडेंटिकल तो नहीं है। आगे बढ़ो, ऑन अदर हैंड एनिमल सेल्स पॉजेस सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम विच आर एब्सेंट इन एब्सेंट इन। अब आपने मुझे कह दिया कि एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, लेकिन एनसीईआरटी कह रही है इन ऑलमोस्ट। इसका मतलब सभी प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट हो ऐसा जरूरी? आज के बाद नहीं याद करना ये, है ना। आप सीधा बोल देते हो कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, और कल को एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाए कि सेंट्रियोल्स मे बी और कैन बी फाउंड इन द प्लांट सेल्स आल्सो, तो आपको तो यस ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने मे बी या कैन लगा दिया। हो सकता है बोलो हाँ, इसलिए तो एनसीईआरटी ने ऑलवेज लिखा है, सॉरी ऑलमोस्ट लिखा है, ऑलवेज एब्सेंट थोड़ी बताया। अब बच्चा कहता है ऑलमोस्ट में कौन से एग्जाम्पल है जिनमें सेंट्रियोल होता है, ऑलमोस्ट में कौन से एग्जाम्पल हैं जिनमें। तो आप बताना लोअर प्लांट्स। हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने, 5 नाम बताओ।
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। कितने हैं? सही है। कितने हैं? 5। इन पांचों में जो प्लांट है चौथे नंबर पे प्लांटी, प्लांट कितने टाइप के हैं? बोलो। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। तो प्लांट कितने? कौन कौन से? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एल्गी, ब्रायो। सही है बात या नहीं? बोलो जो लोअर प्लांट्स होते हैं, बोलो ऐसे। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, इनकी सेल्स में सेंट्रियोल मिल जाते हैं। पूछो कैसे? सिंपल सी बात है, समझना इस बात को ध्यान से, है ना। बताओ, एक सेल है, सेल पर ना एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है फ्लेजला। क्या नाम है? फ्लेजला सेल के साइटोप्लाज्म से निकलता है, यूकैरियोटिक सेल में। और साइटोप्लाज्म में जिस जगह से निकलता है ना, उसको बेसल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब ये सेल कौन सी है? बोलो। यूकैरियोटिक। कौन सी सेल है ये? यूकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक सेल में जिस जगह से क्या निकलता है, उस जगह को नाम क्या देते हैं? बोलो। बेसल बॉडी कुछ और नहीं, सेंट्रियोल ही होता है। बोलो ऐसे। इसका मतलब बिना सेंट्रियोल के फ्लेजेला नहीं बन सकती। और बोलो लोअर प्लांट्स में एल्गी, ब्रायो और टेरिडो में मोटाइल स्ट्रक्चर फ्लेजेला सेल्स पर मिल जाती है। और जिन प्लांट सेल्स में क्या प्रेजेंट होगा, उनमें सेंट्रियोल पक्का होगा, क्योंकि उसके बिना फ्लेजेला बन ही नहीं सकती। नहीं समझे? जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्या वो समझ पाए हैं मेरी बात को? जल्दी से रिप्लाई करेंगे, मुझे ये पता करना होता है कहीं सो ना गए हो, बस बात ये है। इसलिए रिप्लाई करवाना कंपलसरी है और रिप्लाई करना जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले दिनों के अंदर आपको मतलब रिप्लाई करने के लिए बंदा रख लो कि जब भी पूछो तो यस सर बोल देना बस। नीतू कह रही है कुछ कुछ सर। कुछ कुछ क्यों, सब कुछ होना चाहिए ना इसकी जगह। नहीं क्या? ये सिंपल बात समझो कि भाई यूकैरियोटिक सेल जो होती है उनमें एनिमल सेल में तो सेंट्रियोल है, चाहे फ्लेजेला हो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है बात या नहीं? यस और नो। लेकिन क्या प्लांट सेल में हो सकता है? बोलो हाँ हो सकता है। किस में होगा? बोलो लोअर प्लांट्स में, क्योंकि हायर प्लांट्स में मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होती। हायर प्लांट्स में। लेकिन लोअर प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स में भी जैसे आपको मैं बताऊं, एक ना ऐसा डायग्राम पढ़ते हैं बच्चे, इसको क्लेमाइडोमोनास कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसका एग्जांपल एल्गी में पढ़ते हैं, क्लोरोफाइसी में। सही है बात या नहीं? अब बताओ, इसमें ये जो दो मूछें बनाई है मैंने बाहर की तरफ, ये क्या है? तो बताओ कि निकलेगा तो सेंट्रियोल से ही ना। तो जिन प्लांट सेल्स में फ्लेजेला प्रेजेंट होती है उनमें सेंट्रियोल भी होते हैं। इसलिए एनसीईआरटी ने ऑलमोस्ट टर्म लगाई है। तो आप मुझे बताओ कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल होता है या नहीं होता? हमेशा होता है? हो सकता है? अगर हाँ तो किसमें? लोअर प्लांट्स में। लोअर में एग्जांपल क्या है? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, ऐसे करके। सही है। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, मे बी फाउंड इन सम प्लांट्स, इन लोअर प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स। बस हो गया ना, फिर तो सही बात है। अब कुछ कुछ की जगह सब कुछ हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, तू तेरे लिए एक बार फिर से रिप्लाई कर दिया मैंने, देख। थैंक यू के साथ सब कुछ बोल दे। हाँ देख रहा हूं मैं चैट बॉक्स। नहीं तू अभी भी नहीं लिखा, देखो उसने। दिव्यांशु कह रहा है कि सर अब आ गया, थैंक यू। ठीक है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीतू करेगी ये रिप्लाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पढ़ी, प्लांट्स और एनिमल सेल पढ़ी। तो अब शुरू करते हैं किसको? यूकैरियोटिक सेल की डिटेल को। मैं बॉटनी का हूं या जूलॉजी का? है बॉटनी का हूं बेसिकली। वैसे बॉटनी जूलॉजी 11th क्लास में तो क्या होता है, पूरी बायोलॉजी होती है। नहीं समझ रहे मेरी बात? कि जब हमने पढ़ाई करी तो उस टाइम पे हमने को बॉटनी जूलॉजी समझ के थोड़ी पढ़ी। वो तो जब एमएससी तक जाते हैं कॉलेज के अंदर, तब पढ़ते हैं कि भाई हाँ भाई बॉटनी पढ़नी है या जूलॉजी पढ़नी है। नहीं समझ रहे मेरी बात? लेकिन अभी के लिए तो ये है कि भाई 11th 12th में तो बायोलॉजी होती है। सही है। लेकिन अगर फिर भी मेरे को कहो तो स्पेसिफाई किसका हूं मैं? एग्जैक्टली। लेकिन एनसीईआरटी ने सबसे पहली बाउंड्री पेज नंबर 131 पे क्या पढ़ाया है? सेल मेम्ब्रेन। और मैं सबसे पहले सेल वॉल पढ़ाऊंगा। पूछो क्यों?
कि भाई प्लांट वाला हूं, बाहर से अंदर चलूंगा तो सबसे बाहर पहले बाउंड्री कौन सी मिलेगी? हाँ, और एनसीईआरटी ने सबसे पहले क्या पढ़ाया? पूछो क्यों? बोलो यूनिवर्सल बाउंड्री है सर। कोई भी सेल हो, सेल मेम्ब्रेन पक्का हो कि सेल वॉल हो चाहे ना हो। पहले लेक्चर में बोली थी मैंने बात कि सेल के सेल होने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। बाउंड्री, वर्क प्लेस, कंट्रोलर। बाउंड्री यूनिवर्सल कौन? वर्क प्लेस कौन? और कंट्रोलर कौन? हाँ एग्जैक्टली, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो एनसीईआरटी ने पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई क्योंकि वो यूनिवर्सल है। अटक जाता है तो नहीं। सबसे पहले एनसीईआरटी ने क्या पढ़ाई? क्योंकि वो यूनिवर्सल है। लेकिन मैं सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा? हाँ, क्योंकि मैं प्लांट सेल से चल रहा हूं ना बच्चे, तो आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन है? एग्जैक्टली तो शुरू करते हैं सेल वॉल को। दो बातें और हैं जो बच्चों को यहां सेल वॉल से पहले पढ़ लेनी चाहिए। पढ़ना चाहेंगे आप? एनसीईआरटी में आ जाओ फिर, पेज नंबर ना 125 पे आओ। ये बच्चे के लिए थोड़ा सा डाउटफुल रह जाता है, फिर वो कहता है कि गुरुजी ये तो बताया ही नहीं आपने। 125 आप मेरे से एक्सपेक्टेशंस रखेंगे बच्चे के, सर पेज नंबर साथ में बोले। पुरानी एनसीईआरटी वाले आप पूरी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कौन सी एनसीईआरटी में कौन से पेज पर क्या लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन नई एनसीईआरटी में थोड़ा 42 नंबर्स का थोड़ा डिफरेंस है, तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? हाँ, तो इसलिए चैप्टर बाई चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंस आता रहेगा, तो मेरे को रिकॉल करना पड़ता है नई एनसीईआरटी को। तो पुरानी तो मैं यूं बता दूंगा आपको, लेकिन थोड़े दिनों के अंदर 10-15 दिनों में पुरानी एनसीईआरटी भी मैं आपको यूं बता दूंगा। वेरी गुड, नई एनसीईआरटी। दूसरी बात, चिंता मत करिए बच्चे, एनसीईआरटी में जहां जहां जो जो चेंजेस हुए हैं, हर छोटे से छोटा चेंज मैं आपको बता के जाऊंगा। आपको मतलब ऐसा नहीं समझना कि भाई हमारे पास नई एनसीईआरटी है तो पता नहीं हमें पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, मैं नई एनसीईआरटी खरीदूं या मैं पुरानी एनसीईआरटी खरीदूं या क्या करूं या क्यों करूं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, जहां जहां भी चेंजेस होंगे हर बात बता के जाऊंगा। बच्चे पहले यहाँ ये था, अब ये चेंज हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हर छोटे से छोटा चेंज। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हर छोटे से छोटा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पेज नंबर 32 खोलो आप, बढ़िया एग्जांपल है 32, है ना, क्लोरोफाइसी हेडिंग है। उसके ऊपर के एल्गी के बारे में समझाया एनसीईआरटी ने, पूरी एल्गी। क्लोरोफाइसी तो चलो क्लासिफाई कर दिया उसने, है ना, ओनली 32, कईयों ने 132 खोल लिया। उसमें क्या, क्लोरोफाइसी में जो ऊपर वाला, जो क्लोरोफाइसी का ठीक ऊपर जो एल्गी का इंट्रोडक्शन है ना, उसमें नीचे के ऊपर की ओर ना थर्ड लाइन में देखो आप कि क्लोरेला इज ए यूनिसेल्युलर एल्गी रिच इन प्रोटीन एंड यूज्ड बाय द स्पेस रिसर्चर्स। मतलब एस्ट्रोनॉइट्स इसको एज ए फूड यूज करते हैं, क्लोरेला। अब कितने बच्चों की एनसीईआरटी में क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना, तो पुराना एडिशन है एनसीईआरटी का आपके पास। अब क्या होगा, 2018 में एनसीईआरटी जब एडिशन चेंज होके आया थोड़ा सा, तो उसमें क्या किया इन्होंने, स्पाइरुलिना यहां से हटा दिया, हट गया। अब क्या है कि समझने वाला क्या समझता है, आपस में बच्चे बातें कर रहे हैं कि अब स्पाइरुलिना प्रोटीन रिच नहीं रहा, इसलिए हट गया यहाँ से, है ना, क्लोरेला प्रोटीन रिच है इसलिए रह गया स्पाइरो। अब उसको कौन समझाए, उसको समझना ये चाहिए कि ये पढ़ाया जा रहा है एल्गी, और एल्गी यूकैरियोटिक सेल है, और स्पाइरुलिना जो है वो साइनोबैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल, मोनेरा किंगडम का मेंबर है। दोनों ही प्रोटीन रिच है, आज भी प्रोटीन बना रहे हैं और आज भी एस्टेरॉइड इनको यूज कर रहे हैं। वो हटाया केवल इसलिए गया कि वो एल्गी नहीं, वो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और वो प्रोकैरियोट का एग्जांपल है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो मैं ऐसे बता रहा हूं, मैं आपको हर चीज बता के जाऊंगा, कहां पर क्या चेंज कब हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें बोलेंगे हम। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और सेल बायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नए एडिशन के अंदर भी कुछ भी कट नहीं किया उन्होंने, तो लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पूरा सिलेबस एज इट इज है, इसलिए इसमें मुझे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी जगहों पे करनी पड़ेगी, मैं आपको समझा के जाऊंगा, ठीक है। और जो नई एनसीईआरटी में जिनके पास एडिशन में कुछ है ही नहीं, उनको लगता है सर ये चैप्टर ही नहीं है और आप पढ़ा रहे हो, तो उनको इराटा दूंगा मैं प्रिंट आउट करवा के, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक पे आओ 125 पे दोबारा फिर से। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज सेल, पढ़ाया था मैंने आपको, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, क्योंकि वो सारे एसेंशियल फंक्शन कर लेता है, और एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल does not ensure the independent living, so cell is the structural and functional unit of life। ये एनसीईआरटी ने पहले पैराग्राफ में पढ़ाया व्हाट इज सेल के अंदर।
उसके बाद दो साइंटिस्ट के नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर करी है, रॉबर्ट हुक ने, आपको मैं बताऊं, डेड सेल्स देखी थी। अब ना एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आप सभी आंसर दीजिएगा। एक सेल के सेल होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? बाउंड्री, वर्क प्लेस और कंट्रोलर। अच्छा, बाउंड्री का नाम बताओ। वेरी गुड। और वर्क प्लेस का? वेरी गुड। और कंट्रोलर? और इन्होंने जो सेल्स देखी थी वो कौन सी सेल्स थी? कॉर्क सेल थी। और कैसी सेल थी? डेड में सबसे बाहर की तरफ क्या था बताओ? अंदर क्या इसमें साइटोप्लाज्म था? मेम्ब्रेन थी? डीएनए था? बोलो, ये होता तो फिर डेड क्यों होती, है ना? तो फिर एक बात समझो, आप बताते हो कि एक सेल के सेल होने के लिए किसका होना जरूरी है? तीन चीजों का, तीनों का नाम बताओ। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और, अच्छा, इन तीनों में से रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? इन तीनों में से क्या देखा? तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि रॉबर्ट हुक ने सेल देखी? रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल देखी। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? लेकिन बच्चा कहता है फिर भी हम सेल की डिस्कवरी में सबसे पहले नाम किसका पढ़ते हैं? रीजन है उसका, रीजन ये है कि इन्होंने जो होलो स्पेस देखा था ना यहाँ कॉर्क सेल में, इसको उन्होंने नाम दिया सेल्यूला। क्या नाम दिया? कौन बोला हमने सेल्यूला? भाई ऐसे मत कर, है ना? शब्दों का हेर फेर नहीं होना चाहिए। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला एक थ्योरी है जो कि रुडोल्फ विर्चो ने दी थी सेल थ्योरी के लिए। ठीक है? हाँ, तो बताओ, उन्होंने एक टर्म दी, किसका नाम क्या था? सेल्यूला। क्या नाम था? इसको एक बुक में लिखा था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया नाम की बुक लिखी थी। इसमें इसमें उन्होंने टर्म यूज की थी क्या? और पता है इस सेल्यूला को ही आज हम किस नाम से जानते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो रॉबर्ट हुक को क्रेडिट जाता है सेल टर्म देने का, सेल डिस्कवर का नहीं। क्योंकि पहली लिविंग सेल किसने देखी? हाँ, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो सबसे पहली लिविंग सेल किसने देखी? तो बताइए, फर्स्ट लिविंग सेल जिसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, डीएनए, किसने देखी? और पता है इन्होंने टर्म क्या दी? एनिमल कुलाइज। क्या नाम दिया? और वास्तव में ये एनिमल कुलाइज थे क्या? टीथ कम में देखा था उन्होंने भी, खाना खा के बच्चे हम ऐसे नहीं करते कि पानी का कुल्ला, तो गंदा पानी है ना वो, तो रुके हुए गंदे पानी में मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा था उन्होंने, तो कुछ हिलता हुआ दिखा उनको। और वो पानी, गंदे पानी के अंदर हिलता हुआ था क्या? बैक्टीरिया। लेकिन उन्होंने नाम क्या दिया? एनिमल कोलाइज। तो पहली सेल किसने डिस्कवर करी? हाँ, तो इसलिए एनसीईआरटी ने रॉबर्ट हुक का नाम ही नहीं लिखा। देखो आप, उन्होंने शुरुआत ही एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक से करी है। क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सेल तो देखी नहीं, उन्होंने तो सेल वॉल देखी। अरे हाँ ना तो बोला करो। बोलो सर, ऐसा तो हम सोचते ही नहीं जैसा आप सोचने को कह देते हैं हमें। तभी तो बायोलॉजी आपके लिए रटने का सब्जेक्ट है। और मैंने कहा ना कि 10-15 दिन के बाद मैं आपकी ये सोच बदल ही दूंगा कि बायोलॉजी को रटा भी जाता है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? यस और नो? हाँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना, उनके लिए बायोलॉजी रटने का रहेगा नहीं। उनको लगेगा कि बायोलॉजी एक बार पढ़ो, समझ में आई, बस अब हम एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। जितना मर्जी घुमा ले फिर एग्जामिनर, बस वो होनी बात किसकी चाहिए? बायोलॉजी की। अब ये ना हो कि पेपर, मतलब बायोलॉजी का पेपर फिजिक्स वाला सेट कर रहा हो, और ऐसा बोलो कभी होता नहीं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? बायोलॉजी का पेपर सेट कौन करेगा? हाँ, तो हम बातें बायोलॉजी के अकॉर्डिंग करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ बेटा। अरे वाह जी वाह। तेरे को ये जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जितने भी टॉप के एग्जाम्स हैं और टॉप की जितनी भी सीट्स हैं, सबसे ज्यादा बिहारी हैं उस पर। बिहार में ऐसा होता है। अब एक दो लोगों के होने से थोड़ी हो जाता है कि पूरे मतलब स्टेट ही बर्बाद है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ। नहीं नहीं, सच्चाई है बच्चे इस बात में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ ना कि एक दो बंदों को सोच के कभी भी ये डिसाइड नहीं करना होता कि भाई मैं ऐसा तो सारी दुनिया ऐसी। नहीं समझ रहे? बोलो, जैसा चश्मा पहनेंगे वैसी दुनिया दिखेगी।
और आप बताइए कि दुनिया बहुत अच्छी है बच्चे, बोलने वाले बहुत बुरा करते हैं फलाना ऐसा ये ऐसा, कुछ नहीं, बस अपना चश्मा बदलिए आप। मतलब मेरा कहने का यही है कि नजरिया बदलिए आप, नजर अपने आप ही बदल जाएगी। तो कचरा मत करिए क्लास का। एंटोन वन ल्यूवेनहॉक जो है उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखी और टर्म दिया क्या, एनिमल कोलाइज, और वो वास्तव में थे क्या, और यही हमें एनसीईआरटी लिख के दिया। रॉबर्ट हुक का नाम एनसीईआरटी ने नहीं लिखा। और दूसरा एक नाम आपको याद करना है रॉबर्ट ब्राउन का, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, वेरी गुड, न्यूक्लियस इज ए कंट्रोलर ऑफ, हाँ क्योंकि प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं। सही है बात या नहीं। और रॉबर्ट ब्राउन का नाम लिखा है, न्यूक्लियस के बारे में लिखा है, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 10 है वो केवल यूकैरियोटिक सेल की डिटेल करवाता है। डिटेल तो पूरी उसने यूकैरियोट की करवाई है ना, और यूकैरियोट का कंट्रोलर कौन, हाँ, तो इसलिए एंटोन वॉन लीवेनहॉक और रॉबर्ट ब्राउन का नाम है, देखो आप एनसीईआरटी में, व्हाट इज सेल का सेकंड पैराग्राफ है ये। क्या समझ में आया या नहीं आया सबको, आगे बढ़े, चलो फिर आगे देखो फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो सेल थ्योरी है। क्या है, इसमें पहला नाम जो है वो किसका है, बोलो, मैथियस स्लीडन का। किसका है, स्लीडन, बोलो, बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट लिखती है एनसीईआरटी। बॉटनिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं किस पे, प्लांट्स पे। तो बताइए बॉटनिस्ट थे, ईयर भी लिखा है एनसीईआरटी ने, इन 38 1838 में एक बॉटनिस्ट था, नाम क्या था भाई, सबके गर्दने ऊपर बोर्ड पे, ठीक है, मैथियस स्लीडन नाम था, इसलिए एम स्लीडन लिखते हैं इनको। और एक थे थियोडोर श्वान, जो कि 1839 में आए, है ना। बॉटनिस्ट थे तो स्टडी किस पे करी, और इन्होंने एक लाइन बोली, पूछो क्या, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सही है बात या नहीं, ऑल प्लांट्स आर, ऑल प्लांट्स आर, फिर एक साइंटिस्ट, एनसीईआरटी लिखती है इन द सेम टाइम ऑफ, सेम टाइम, एट द सेम टाइम, बोलो, थियोडोर श्वान, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, क्या थे, और ईयर कौन सा, बच्चा कहता है सर एनसीईआरटी लिख रही है एट द सेम टाइम, देखो लास्ट लाइन है 125 नंबर की, है ना। बच्चा कहता है एक साल का डिफरेंस है, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं है। भी आप बताओ कौन से ईयर में हो, भी एग्जाम कौन से में दोगे, तो फिर सेशन बोलोगे ना, हाँ, तो फिर वही ऐसे सेशन बोलो 1838 1839, तो सेम टाइम ही तो हुआ या नहीं हुआ। हाँ, बच्चा ये डाउट भी लेके आ जाता है कि सर एक साल का डिफरेंस और एनसीईआरटी लिख रही है सेम टाइम, नहीं समझ रहे आप मेरी बात, है बेटा। अच्छा फिर अभी तैयारी कौन से महीने में कर रहे हैं, अप्रैल में, और एग्जाम अगले साल मई में देंगे हम, नहीं समझ रहे आप मेरी बात। तो वो सेशन की बात के हिसाब से एनसीईआरटी लिख रही है एट द सेम टाइम, तो एक साल का डिफरेंस नहीं है। सही है बात या नहीं। इन्होंने स्टडी किस पे करी, एनिमल्स पे, सही है। तो बताइए स्टडी ऑन एनिमल्स, और इन्होंने क्या बोला, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि सभी एनिमल्स किसके बने हुए हैं, सेल्स के। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी श्वान के बारे में, कि भाई ये एनिमल्स पे तो स्टडी करते ही थे, भी जोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बाद में प्लांट्स पर भी स्टडी करी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो आप बताइए कि स्टडी ऑन प्लांट्स ऑल्सो, और इन्होंने क्या बोला कि इन प्लांट सेल आउटर मोस्ट बाउंड्री थिक है, इनको थोड़ी पता है वो सेल वॉल है, सेल वॉल तो आज बोलते हैं हम। उन्होंने कहा कि प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है, उन्होंने क्या बोला, प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है, क्या, कि भाई प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री थिक होती है, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, हाँ, तो बोलिए टुडे नॉन एज, इन्होंने थोड़ी बोला था कि सेल वॉल है,
आज हम उसको सेल वॉल के नाम से जानते हैं, इन्होंने नहीं बताया कि वो सेल वॉल है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? फिर इन्होंने कहा कि जो एनिमल सेल्स होती हैं, कौन सी, इनमें आउटर मोस्ट बाउंड्री कैसी है, और आज हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? देखो इन दोनों चीजों को तो थ्योरी में रखो आप, किसमें, और इनके लिए बात कर सकते हो हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस, देखो हाइपोथेसिस का मतलब, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, एज्यूम करना, मान लेना। इन्होंने ऐसा माना था, प्रूव थोड़ी किया था। समझ रहे मेरी बात नहीं? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल तो प्रूव हुई है आफ्टर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी। तो हाइपोथेसिस की, जैसे आपने कभी मूवीज देखी, बच्चा कहता है कभी, ये तो गलत शब्द यूज कर लिया आपने, है ना? तो इन्वेस्टिगेशन वाली, सस्पेंस वाली जो मूवीज होती है ना, उनके अंदर आपने कभी देखा हो तो पुलिस ऑफिसर जो दिखाते हैं किसी केस को जो सॉल्व कर रहा होता है, किसी मर्डर मिस्ट्री को या किसी मतलब चोरी को, जब वो सॉल्व करते हैं तो वो थ्योरीज सेट करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। फिर वो बताते हैं कि यहाँ से आदमी घुसा, ऐसे करके आया, तो वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि भाई एक बार यहाँ से इधर आके दिखा, बता कितने कदम की दूरी है ये इन चीजों को थ्योरी कहते हैं, जिनको प्रूव भी किया जा सकता है। थ्योरी मतलब होता है जिसको प्रूव भी किया जा सकता है। तो इन्होंने ये तो प्रूफ दिए थे कि ऑल प्लांट्स और ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ, और हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि सोच लिया आपने, बता दिया कि ऐसा है। उसमें सच कितना है वो तो आगे जाके पता चलेगा आपको। इसलिए क्या कि श्वान के लिए ना एनसीईआरटी ने इन बातों के बाद, कि इन्होंने कहा कि भाई इनका यूनिक कैरेक्टर है कि इस पर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल मतलब थिक बाउंड्री, और इस पे क्या प्रेजेंट है, थिन बाउंड्री, इसके लिए एनसीईआरटी ने हाइपोथेसिस टर्म यूज की। तो अगर तो टर्म आती है कि सेल थ्योरी किसने दी, तो आप बताइए श्रीडन और श्वान दोनों ने। लेकिन अगर टर्म आती है सेल हाइपोथेसिस किसने दी, तो आपका आंसर श्वान होना चाहिए। देखो 126 नंबर पेज पे आओ आप, सेल थ्योरी दिया हुआ है 125 पे नीचे नीचे, तो इस तो 26 पे पढ़ोगे ना पहले पैराग्राफ में, तो जूलॉजिस्ट लिखा उन्होंने, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे श्वान, 1839 में बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई नीचे की लाइनों में पढ़ोगे तो वो कह रहा है कि ही ऑल्सो कंडक्टेड, कंक्लूडेड बेस्ड ऑन द हिज स्टडी ऑन द दैट द प्रेजेंस ऑफ द इज a यूनिक कैरेक्टर ऑफ। सही है बात या नहीं? फिर लास्ट की लाइन बढ़िया से पढ़ो इसकी, श्वान प्रपोज्ड द, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो अगर तो बात आती है सेल थ्योरी की तो आंसर क्या जाएगा, श्रीडन श्वान दोनों। और अगर बात आती है सेल हाइपोथेसिस की तो बात किसकी जाएगी आंसर, यस और नो? अच्छे से समझ पाए हो बात? फिर इनको बुलाया गया कि इधर आओ, एक बात बताओ। पूछो क्या? इनको कहा कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन वो, मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, तो बताओ तो उनमें इतनी सारी सेल्स कहां से आई? ये कहते हैं पता लगा के आते हैं, और तब के गए अब तक नहीं आए। पूछो क्यों? क्योंकि उनसे पहले एक साइंटिस्ट आ गए, रोडोल्फ विर्चो, और एक थ्योरी लेकर आए, ओमनिस, ओमनिस, एग्जैक्टली, तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। सही है? बोलो ओमनिस का मतलब है फॉर्मेशन, ठीक है, सेल्यूला मतलब है, और यहां हो गया ई मतलब फ्रॉम से, ई मतलब क्या हो गया, और सेल, तो बोलो सेल से सेल का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेल फ्रॉम सेल, बोलो फॉर्मेशन ऑफ सेल फ्रॉम, तो सेल से सेल का, सेल से सेल का, सेल से सेल का। सही है बात या नहीं? यस और नो? तो इन्होंने सेल थ्योरी को क्या कर दिया, मॉडिफाई। तो आप बताओ न्यू सेल थ्योरी, या बोल सकते हो मॉडर्न सेल थ्योरी। हालांकि पढ़ाने वाले ये भी बताते हैं कि भाई इसे सेल लाइनेज थ्योरी कहा जाता है, मॉडर्न सेल थ्योरी कहा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी ने इन टर्म्स को यूज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि भाई रुडोल्फ विर्चो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं?
और मॉडिफाई करके क्या बोला, बोलो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। बच्चा कहता है ये बात तो श्रीडन और श्वान ने बताई थी। बिल्कुल सही बात है, ये थ्योरी को मॉडिफाई किया, बदल थोड़ी दिया है, तो वो बात तो रहेगी ना। आप बताओ दुनिया का पहला व्हीकल बना होगा, मतलब ऐसे मान लेते हैं कि दुनिया की पहली कार बनी, कार, क्या उसमें टायर थे? हैं? और आज जो कार चल रही है क्या उसमें भी टायर हैं? तो बेसिक ढांचा तो आज भी वही है, उसको मॉडिफाई तो कर रहे हो आप। ये एनसीईआरटी में हम ये समझाते हैं कि रुडोल्फ विर्चो चेंज द सेल थ्योरी या मॉडिफाई, तो इसका मतलब पुरानी बातें तो अभी भी हैं। नहीं समझ पाए मेरी बात आप? तो मॉडर्न सेल थ्योरी में दोनों बातें आएंगी, पुरानी भी और नई भी। समझ पाए ये बात? हाँ, तो बताइए ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ एंड इट्स इट्स बच्चा कहता है ये वाला पोर्शन नहीं पता चला, है ना? पता चलेगा, पूछो कैसे। अपने बारे में सोच के देखो कि आप सेल से बने हुए हैं। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका क्या है, बोलो सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम मिलकर ऑर्गन मिलकर और फिर ये मिलकर। सही है? तो बोलो सेल का प्रोडक्ट कौन? टिश्यू का। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट बने तो किससे हैं? ऐसे समझ सकते हो तो इस बात को। दूसरा कैसे समझ सकते हैं, आप अपनी बॉडी के बारे में सोच के देखो। सिर पे बाल है तुम्हारे, प्रोटीन के हैं। नाखून है, प्रोटीन के हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बॉडी होती है वो सिर्फ सेल्स की नहीं, सेल्स के प्रोडक्ट्स की भी बनी होती है। और ये प्रोटीन हमारी सेल्स खुद बनाती है, तो बाहर से थोड़ी आता है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद उसके फिर नाखून लगाए जाते हैं बाहर से कि भाई ले लगा दें, अपने आप उगते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, ऐसा बालों के साथ भी है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो बोलो बायोमोलिक्यूल्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द सेल्स, बायोमोलिक्यूल्स वो भी बॉडी बना रहे हैं। तो दो तरीके से समझ सकते हो कि एक तो सेल या सेल के प्रोडक्ट, और दूसरा सेल के प्रोडक्ट को समझ सकते हो कि सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू। टिश्यू भी तो सेल का प्रोडक्ट ही हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कितने लोगों के ऊपर से गई ये सारी बातें? यार किसी को डाउट ही नहीं है, मतलब मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ या आपको आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा? हाँ, डाउट ना होने के सिर्फ दो ही कारण होते हैं भाई, या तो सब पता चल रहा है या फिर कुछ भी पता नहीं चल रहा। जब बीच का सा मामला रहता है तो बच्चे का चेहरा बता देता है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, तो वो बातें हैं, तो दो मेरे को सही आंसर दो कि भाई समझ में आ रहा है या बस ऐसे ऊपर से जा रहा है। भाई लास्ट बेंच में व्हाइट शर्ट पे जो बच्चा बैठा है, तेरे को बातें पड़ोसी के साथ करने की फीस थोड़ी भरी है तूने। डाउट है तो मुझसे बेझिझक बात करो आप, पहले दिन से छूट है आपके पास। कोई डाउट है क्लास में खड़े हो जाए, सर ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करना मेरा काम। आता है तो सही आंसर मिलेगा, नहीं आता कोई बात नहीं, कल पढ़ के बताएंगे। मुझे सब कुछ आएगा ये जरूरी थोड़ी है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? लेकिन जो जानकारी देंगे वो सटीक देंगे ताकि एग्जाम में आपका +4 ही जाए। हाँ बेटा। मतलब श्वान ने हाइपोथेसिस दी थी ना बच्चे, वो तो बिल्कुल ठीक है। आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई एनसीईआरटी ने हमें थ्योरी पढ़ाई है, थ्योरी के बाद क्या पढ़ाया है, हाइपोथेसिस। अब उन्होंने कहा कि सेल हाइपोथेसिस गिवन बाय श्वान। अब मैं कहूं कि भाई आपको हाइपोथेसिस किसने दी, बोलो जिसने थ्योरी दी। सही है बात या नहीं? अब थ्योरी किसने दी, बोलो स्लीटन और श्वान ने। तो स्लीटन और श्वान में जो श्वान की हाइपोथेसिस थी, जो थ्योरी थी, उसी को मॉडिफाई कर दिया उन्होंने। यहां एनसीईआरटी ने थ्योरी और हाइपोथेसिस में कोई डिफरेंस, वो मैंने आपको बताया है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? अगर मैं कह देता कि थ्योरी और हाइपोथेसिस एक ही बात है, तो आप भी मानते या नहीं मानते? वो तो मैंने सही जानकारी दी कि जिसका इंप्लीमेंट किया जा सकता है वो थ्योरी होती है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो क्योंकि मेरे को जाके फ्यूचर में क्या फिजियोलॉजी में जाके आपको पढ़ाना है कि भाई फ्लोरिजन एक हार्मोन होता है, वर्नालाइजेशन में वर्नलिन एक हार्मोन होता है जिसको हाइपोथेटिकल हार्मोन कहते हैं। अभी तक सेल्स प्लांट बॉडी से अलग नहीं किया गया है, लेकिन प्लांट बॉडी में बनता है ये पता है। तो पता है लेकिन प्रूफ इसलिए हाइपोथेटिकल है।
समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बढ़े आगे। अब दूसरी लाइन क्या कह रही है, बोलो, ऑल न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। ये पता होना चाहिए भाई कि भाई अगर नई सेल्स बन रही हैं किससे, तो कैसे बन रही हैं, डिवीजन से। कैसे बन रही हैं, डिवीजन से। तो बोलो ये मॉडर्न सेल थ्योरी है। क्या है, अच्छे से, यस और नो, अच्छे से। अरे प्रणव तो कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ये तो ठीक है, ये तो मुझे पता है, लेकिन जया कह रही है कि पूरा क्लियर नहीं है या पूरा क्लियर है। हाँ उसने लिखा कि नहीं है। अच्छा वो अब कह रही है कि अब आ गया। अच्छा नेक्स्ट लाइन लिखते ही आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। दिव्यांशु मैं जबरदस्ती पढ़ाता हूँ बेटा। बात यह है कि थोड़ा सा बातें दूसरी कम करता हूँ, टॉपिक ही ज्यादा करता हूँ, इसलिए बच्चे जल्दी से मेरा नाम लेते नहीं क्योंकि बोरियत फील करते हैं। नहीं समझ रहा, अरे बेटा अभी थोड़े दिन रुको आप, मेरे को टॉपिक पे आने दो। मेरे पास क्या सब्जेक्ट पे बोलने के लिए इतनी सारी बातें हैं, जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मेरे पास और कोई बात बोलने का टाइम ही नहीं होता, मेरे दिमाग में चल रहा होता है बच्चों को ये भी बता दूं, बच्चे का ये भी ठीक करवा दूं, फिर मैं बच्चे को जैसे पढ़ते पढ़ते एक लाइन आती है, फिर मैं उसको कहता हूँ देखो ये बात यहाँ लिखी है ना, एनसीईआरटी ने मॉर्फोलॉजी में ये पढ़ाया है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में एनसीईआरटी ने ये पढ़ाया, तू यहाँ पे इसमें मिक्स मत कर देना, ये चीजें सेम ही है। समझ रहे हैं भाई, पार्थेनोजेनेसिस टर्म पढ़ा रहा हूँ तो पार्थेनोकार्पी भी समझा के जाऊंगा, क्योंकि दोनों में टर्म पार्थेनोकार्पी के अंदर पार्थेनो है, तो बच्चे के लिए थोड़ा क्या रहता है, ये मिक्सअप रहता है कि यार दोनों का डिफरेंस क्या है। तो इसलिए मुझे लगता रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बातें किसके बारे में करूं, हाँ टॉपिक के बारे में करूं, तो दूसरी बातें करने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो इसलिए तो कल से अपने शुरू करते हैं नया टॉपिक यहीं से ही, आज का तो टाइम हो ही गया अपना, है ना? हाँ कोई बात नहीं, सेल वॉल से शुरू करेंगे, मतलब कल से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में बढ़िया से। कितने बच्चे जिनके पास आज एनसीईआरटी नहीं थी, तो कल से बिना एनसीईआरटी के नहीं आना है आपने, ठीक है? पेन ना हो कॉपी ना हो चलेगा,